मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप देखेंगे, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थानीय सुशासन का सिलेबस रहता है और खासकर यूपीएससी का मेंस का जो सिलेबस है उस पर भी आप देखेंगे, और छोटे एग्जामों में राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाओं में या जुडिशरी में आप देखेंगे, या फिर आप छोटी छोटी जो एकेडमिक वनडे एग्जाम होते हैं उन पर भी आप स्थानीय सुशासन के संबंध में प्रश्नों को आते हुए देखेंगे। तो उन प्रश्नों को हल करने के लिए और स्थानीय सुशासन के संबंध में एक बेहतर समझ स्थापित करने के लिए, क्योंकि आप किसी भी पोस्ट में होंगे, अगर आप डीएम भी हो जाएंगे तो आपको आकर के स्थानीय सुशासन के पैरेलल ही काम करना है, स्थानीय सुशासन पर ही कार्य करना है। तो आपको ध्यान देना होगा कि स्थानीय सुशासन इसलिए आपके सिलेबस में रखा गया है। स्थानीय सुशासन के संबंध में अगर हम लोग भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात करें तो आपको प्राचीन काल से, जैसे वैदिक काल में देखते हैं सभा और समिति मिलती हैं। सभा और समिति में सुभाष कश्यप जी ने वहीं से लिखा है कि सभा आज की राज्यसभा की तरह थी और लोकसभा की तरह आज, जैसे आज लोकसभा है वैसे उस समय समिति होती थी। तो आप स्थानीय सुशासन में, उसके अलावा भी अगर आप पढ़ेंगे तो इतिहास में पढ़ेंगे गण और विदत के संबंध में भी प्रावधान किया गया। तो अगर आप होल सोल की बात करें तो प्राचीन काल से स्थानीय सुशासन के संबंध में प्रावधान रहा है। चाहे वो मौर्य काल देख लें तो आप देखते हैं मेगास्थनीज लिखता है पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां उसको संचालित करती हैं, टोटल 30 सदस्य होते हैं। और उसके अलावा और आप आगे बढ़ते क्रम में आएंगे तो चोल काल में आप उत्तर मेरू अभिलेख देखते हैं। उत्तर मेरू अभिलेख जो परांतक प्रथम के समय का है, परांतक प्रथम समय के देखेंगे जो उत्तर मेरू अभिलेख है उसमें स्थानीय सुशासन के संबंध में कैसे उनकी नियुक्ति होती थी, कैसे उनका निर्वाचन होता था, कैसे वो लोग काम करते थे, क्या अर्हताएं थी, उस संबंध में आपको जिक्र मिल जाता है। तो अगर फिर हम लोग आए मध्यकालीन भारत में तो आप देखते हैं खुद मुकद्दम चौधरी, इनके सबके संबंध में मिलता है जिक्र। खुद मुकद्दम चौधरी ये स्थानीय सुशासन ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, इनके संबंध में कार्य करते रहे। लेकिन आधुनिक भारत में जब हम आते हैं तो आधुनिक भारत में आपको स्थानीय सुशासन के संबंध में जिक्र कहाँ पर मिलता है। तो अगर आधुनिक भारत में हम लोग स्थानीय सुशासन के संबंध में बात करें तो आपने देखा होगा 1882 में एक रिपन का शासन काल आता है। 1882 में रिपन का शासन काल आता है। तो रिपन का शासन काल जो रहता है वो 1880 से 84 रहता है। तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन की बात करते हैं, ये भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय सुशासन के संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया, स्वशासन के संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया। और इस प्रस्ताव को अगर आप देखेंगे तो इस प्रस्ताव में क्या किया गया, इस प्रस्ताव के माध्यम से पूरे भारत में क्या किया गया, एक उपखंड या कह सकते हैं ब्लॉक स्तर पर उपखंड या तालुका आप आज की डेट में भी पढ़ेंगे तो आपके यहाँ ब्लॉक पंचायतें होती या खंड पंचायत, उन्हीं को तालुका खंड कहेंगे। और तालुका बोर्ड और जिला बोर्डों की स्थापना की जाती, बोर्ड। तो भारत में स्थानीय सुशासन का जनक, भारत में या आधुनिक भारत में स्थानीय सुशासन का जनक, आधुनिक भारत में स्थानीय सुशासन का जनक, स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है, तो जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। यहां पर ध्यान रखेंगे आधुनिक भारत में स्थानीय सुशासन का जनक, तो स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। क्यों माना जाता है, क्योंकि इनके समय एक प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव ला करके भारत में क्या किया गया, उपखंड या तालुका बोर्ड और जिला बोर्डों की स्थापना कर दी गई। तो यहां पर देखेंगे अब इसके बाद प्रतिक्रिया क्या होती है। तो अब भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं। भारत का संविधान जब लागू हो गया तो भारत के संविधान को लागू होने से पूर्व क्या क्या स्थितियां रही, तो एक तो 1885 हो गया। 1919 में स्थानीय सुशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम आता है जिसे मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इसमें प्रावधान किया गया। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में देखेंगे, 1935 के भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम में तो स्थानीय सुशासन स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया। पूर्णतया क्या किया गया, पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया। तो अब जब पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया कब, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। तो अब इसके बाद देखेंगे आजाद भारत में इसके संबंध में क्या प्रावधान। तो आजाद भारत में देखते हैं इसके संबंध में क्या प्रावधान आते हैं।
देखिएगा, आजाद भारत में इसमें बात करते हैं तो भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं किया गया था। हाँ, आप देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में प्रावधान किया गया था। क्योंकि आपको हमने पीछे पढ़ा रखा कि डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता और गांधी की मान्यता दोनों में डिफरेंस था। किस मामले में? पंचायती या स्थानीय सुशासन को लेकर के, या पंचायतों या ग्राम स्वराज। गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज, उसके संबंध में गांधी और अंबेडकर के विचारों में दोनों में तार्किक आधार पर अलग अलग विचार थे, और उन विचारों के कारण स्थानीय सुशासन को उस समय क्या किया गया, स्थानीय सुशासन को उस समय कोई प्रावधान भारतीय संविधान में आर्टिकल 40 को लेकर के, 40 को छोड़ करके अन्य जगह नहीं किया गया। लेकिन क्या होता है, तो आजाद भारत में स्थानीय सुशासन के संबंध में एक प्रावधान देखेंगे। देखिएगा, आज की डेट में आपके पास 3 तरीके की सरकार है। एक केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार के संबंध में आप भाग 5 पढ़ चुके हैं। फिर बात करेंगे राज्यों की, राज्य सरकारों के संबंध में भी आप पढ़ चुके हैं भाग 6 में। फिर अगर बात करें हम लोग क्या कहते हैं, तीसरे स्तर की सरकार, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, यहां पर देखेंगे तो यहां स्थानीय सरकार या लोकल बॉडी की बात की गई, स्थानीय स्वशासन। अब इसको स्वशासन को क्या कहते हैं, तो स्थानीय स्वशासन के संबंध में जो प्रावधान है, हम लोग स्थानीय स्वशासन के ही संबंध में प्रावधान देखेंगे। तो आजाद भारत में आप देखेंगे क्या प्रावधान किया गया, तो यहां से हम लोग स्थानीय स्वशासन के संबंध में देखते चले जाएंगे। 1952 में जब देश आजाद हो गया तो एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था सीडीपी। क्या नाम था? सीडीपी। सीडीपी को क्या कहते हैं हिंदी में? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में चलाया गया। लेकिन क्या किया गया, जो सीडीपी हुआ ये असफल हो गया, ये असफल हो गया। जितनी मान्यता थी उतना सफल नहीं माना गया इसको, और इसका नतीजा हुआ 1957 में इसकी असफलता की जांच के लिए क्या किया गया, इसकी जांच के लिए एक ग्रामोद्धार समिति बना दी गई। 1957 में ग्रामोद्धार समिति बना दी गई, ग्रामोद्धार समिति की स्थापना कर दी गई। और ये जो ग्रामोद्धार समिति की स्थापना की गई, इस पर अगर आप जाकर के देखें तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर बी.आर. मेहता। बी.आर. मेहता क्या बनाए गए, इसके अध्यक्ष बनाए गए बी.आर. मेहता। इनको कहते हैं बलवंत राय मेहता। तो इन बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता के कारण, अध्यक्ष कौन बना इसका, अध्यक्ष इसके ये बने, और इस कारण से इस समिति का नाम क्या पड़ता है, मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति के नाम से भी से जाना जाता है। तो बी.आर. मेहता, इस समिति ने क्या किया, 57 के लास्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और अपनी रिपोर्ट में इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट में इसने क्या कहा त्रिस्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया, त्रिस्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया, त्रिस्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया। अब ये जो त्रिस्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया गया ये क्या है, तो यहां पर आप अभी देखेंगे त्रिस्तरीय पंचायतों का जो सुझाव दिया गया वो 3 स्तरीय है। 3 स्तर क्या है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, और जिले स्तर पर जिला पंचायत का सुझाव दिया गया कि त्रिस्तरीय पंचायतों का प्रावधान किया जाए। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिले स्तर पर जिला पंचायत, तो 3 पंचायतों का प्रावधान किया गया कि त्रिस्तरीय पंचायतों का प्रावधान किया गया। और क्या है, इस त्रिस्तरीय पंचायतों के सुझाव को सबसे पहले 1959 में क्या किया गया, राजस्थान के नागौर, राजस्थान के क्या पड़ता है, नागौर जिला पड़ता है, नागौर जिले में क्या किया गया, यहां पर ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर को इसको लागू कर दिया गया। क्या किया गया, इसका इंप्लीमेंटेशन कब किया गया, 2 अक्टूबर को। तो यहां पर 3 तरीके से प्रश्न बन सकते हैं और 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे पहले स्थानीय सुशासन की शुरुआत कहां से की गई, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के नागौर से। कब की गई, 2 अक्टूबर 1959 को। अब अगर यह पूछा जाए कि संपूर्ण राजस्थान में स्थानीय सुशासन की शुरुआत कब की गई, तो आपको यही ध्यान रखना है 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को संपूर्ण राजस्थान में, जिस दिन यहां से शुरू हो रहा उसी दिन संपूर्ण राजस्थान में स्थानीय सुशासन के संबंध में प्रावधान कर दिया गया। अब इसके अगर और थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले, एक स्टेप आगे चलने पर क्या प्रावधान देखें, जब यहां पर स्थानीय सुशासन का प्रावधान या प्रारूप लागू कर दिया गया तो ये प्रावधान चलते रहे और धीरे धीरे अनेक जिलों में या अनेक जिलों के माध्यम से आगे धीरे धीरे अनेक राज्यों में लागू होते रहे। फिर उसके बाद देखेंगे क्या किया गया, 1977 में एक और समिति का गठन किया गया। 1977 में एक समिति का और गठन किया गया और उस समिति का नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, 1977 में एक समिति गठित हुई और इस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति।
क्या नाम था? अशोक मेहता समिति। ये आपको ध्यान रखना है, अशोक मेहता समिति। और जो अशोक मेहता समिति है, इसके तहत क्या किया गया, ये त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान पर, त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान पर दो स्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया गया या द्विस्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया गया, या यहाँ पर आप दो ना लिख पाए तो आप ये कर सकते हैं, द्विस्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया गया। अब द्विस्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया गया त्रिस्तरीय के स्थान पर। इस सुझाव को माना नहीं गया। क्या किया गया? 1977 में इसका गठन हुआ था, 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन इसे किसी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, द्विस्तरीय सुझाव देते हैं। फिर एक समिति का गठन किया गया 1985 में, और उस समिति का नाम रखा गया PVK राव, डॉक्टर PVK राव समिति, डॉक्टर PVK राव समिति। अब ये PVK राव समिति ने क्या सुझाव दे दिया? अब हो सकता है PVK दे दिया हो। PVK क्या दे दिया? तो PVK राव समिति ने सुझाव दिया 4 स्तरीय का। इन्होंने 2 स्तरीय के आधार पर 4 स्तरीय पंचायतों का सुझाव दे दिया। एक राज्य स्तर पर राज्य परिषद, मंडल स्तर पर मंडल परिषद, जिले स्तर पर जिला परिषद और गांव स्तर पर ग्राम परिषद। तो ये 4 स्तरीय परिषदों का सुझाव किसने दिया? 1985 में डॉक्टर PVK राव समिति। लेकिन फिर उसके बाद क्या किया गया? 1986 में एक समिति गठित की गई और इस समिति ने दूसरे प्रावधान दिए, और इस समिति का नाम क्या पढ़ेंगे आप? इस समिति के संबंध में पढ़ेंगे कि क्या आता है। 1986 में एक समिति और गठित हुई, और इस 1986 की गठित समिति का नाम डॉक्टर LM सिंघवी समिति, सिंघवी समिति, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और इस समिति ने क्या किया? इस समिति ने कहा कि पंचायतों को क्या किया जाए? त्रिस्तरीय पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या किया जाए? संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने की? तो इस LM सिंघवी। फिर 1988 में एक समिति गठित की गई, और 1988 में जो समिति गठित की गई उसने भी क्या कहा? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। यही बात दोनों में। और ये 1988 की गठित समिति का नाम क्या था? इस समिति का नाम था PK थुंगन समिति। क्या नाम था? PK थुंगन समिति। तो ये PK थुंगन समिति और LM सिंघवी समिति ने क्या सुझाव दिया था? कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। तो एक बहुत सारा नॉर्मल क्वेश्चन अभी जैसे इस बार के पीसीएस में भी देखेंगे, या तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो पहले कौन सी समिति है? बलवंत राय मेहता समिति, या फिर इसको ग्रामोद्धार समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? बलवंत राय मेहता समिति, या फिर इसको क्या कहते हैं? इसका शुद्ध नाम है ग्रामोद्धार समिति। फिर क्या है? 1977 में अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय, और डॉक्टर PVK राव समिति ने 4 स्तरीय। फिर उसके बाद 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति ने क्या किया? संवैधानिक दर्जा देने की बात की। PK थुंगन समिति ने क्या किया? संवैधानिक दर्जा देने की बात की। तो ये यहां तक समितियों ने सुझाव दिए, और इन समितियों के सुझाव के पश्चात आप देखते हैं जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बने, तो राजीव गांधी के समय एक विधेयक लाया गया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। लेकिन उनके समय लोकसभा से तो वो विधेयक पास हो गया, लेकिन राज्यसभा से वो विधेयक पास नहीं हो पाया, और इस वजह से उस पर कोई वर्क नहीं हो पाया। आगे चल करके आप देखते हैं डॉक्टर PV नरसिम्हा राव के संबंध में। जब PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो PV नरसिम्हा राव के समय 2 विधेयक लाए गए, एक 73वां संविधान संशोधन विधेयक और एक 74वां संविधान संशोधन विधेयक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक आए तो उनसे क्या प्रावधान किए गए। तो यहाँ पर देखेंगे क्या किया गया? PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, ये जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो PV नरसिम्हा राव के समय क्या किए गए? 2 विधेयक लाए गए, 2 बिल लाए गए संसद में। एक विधेयक का नाम था 73वां संविधान संशोधन विधेयक, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और एक ध्यान रखेंगे 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74वां संविधान संशोधन। अब जो ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, इनके संबंध में क्या प्रावधान किए गए? तो देखिएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? इस पे 2 काम किए गए। एक भाग 9
भाग 9 में क्या किया गया, कुछ आर्टिकल जोड़े गए और भाग 9 में जो आर्टिकल जोड़े गए वो 243 का से अड़ा तक प्रावधान किए गए। और ये क्या प्रावधान किया गया, एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची जोड़ी गई और उस अनुसूची का नाम क्या रखा गया, 11वीं अनुसूची। और दोनों का संबंध किससे है, पंचायतों से। किससे है, पंचायतों से। यहां दो प्रश्न आपको मिलते हैं, क्या मिलते हैं कि भाग 9 में क्या प्रावधान किया गया, तो भाग 9 में क्या है, पंचायतें, और अनुसूची 11 में क्या है, पंचायतें। अब यहां पर एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, अनुसूची जो 11 है उसमें 29 विषयों का उल्लेख है पंचायतों के विषय में। पंचायतों के विषय में कितने विषय, पंचायतों के विषय में 29 विषयों का उल्लेख है। तो 29 विषयों का उल्लेख है किसमें, 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायतों से संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित, पंचायतों से, और भाग 9 किससे संबंधित, पंचायतों से। यहां पर ध्यान रखेंगे, एक भाग 9 का बनाया गया, 9 का बनाया गया, और इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें आर्टिकल 243 ता से या छा तक प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया, या छा तक। अगर इसको टोटल करेंगे संख्या तो यहां पर नए 18 अनुच्छेद जोड़े गए थे और वहां पर 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। का से अड़ा तक करेंगे तो 15 हो जाएगा और 243 तो ये कितने हो जाएंगे, 16 अनुच्छेद हो जाएंगे। यहां पर देखेंगे तो 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए और एक अनुसूची भी जोड़ी गई, और उस अनुसूची का नाम क्या रखा गया, अनुसूची 12। ये संख्या में कौन सी अनुसूची थी, 12वीं। और ये 12वीं अनुसूची और भाग 9 ये दोनों का संबंध किससे है, नगर पालिकाओं से। किससे, नगर पालिकाओं से। किससे है, नगर पालिकाओं से। ये आपको ध्यान रखना है, यहां किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से, पालिकाओं से। तो ये ध्यान रखना है कि पहले मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किसके शासनकाल में आ रहा है, पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। और जब ये दोनों आ गए तब स्थानीय सुशासन या लोकल बॉडी को या तीसरे स्तर की सरकार को आपके देश में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो रहा। और वो संवैधानिक दर्जा 1992 में, ये कब आ रहे हैं, ये विधेयक दोनों 1992 में आए थे और 1993 से ये लागू होते। कब लागू होते हैं, 1993 से ये विधेयक ये विधेयक अधिनियम बन जाते हैं या ये बिल एक्ट के रूप में बन जाते हैं और तब लागू होते हैं। तो 92 में आए और 93 में लागू हुए। कौन से, 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब आज हम लोग बात करेंगे किसकी, पंचायतों की बात कर लेते हैं कि पंचायतों के संबंध में क्या जिक्र और क्या प्रावधान किए गए। हाँ, यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे, नगर पालिकाओं के संबंध में 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। ये प्रश्न बनाए गए हैं, इसलिए मैं जोर देकर के आपको बता रहा हूं कि यहां पर 11वीं अनुसूची में कितने 29 विषयों का जिक्र है, यहां पर नगर पालिकाओं के संबंध में कितने 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। यह प्रावधान किया गया है पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। तो अब इस फिगर को भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरीके से पंचायतों के संबंध में प्रावधान किया गया। तो ये आप देखते रहेंगे। यहां पर हम लोग देखें भाग 9, भाग 9 और क्या है, आर्टिकल है 243 ता से 243 का से अड़ा तक। और इस पे क्या प्रावधान किया गया है, इस पे प्रावधान किया गया किसका, पंचायतों। अब पंचायतें कैसी होती, पंचायतों का, अब ये पंचायतें त्रिस्तरीय पंचायतें। तो यहाँ पर एक फिगर आपको ये ध्यान रखना है कि पंचायतों के संबंध में क्या प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर देखेंगे ब्लॉक या इसी को खंड या तालुका भी बोलते हैं, खंड या तालुका स्तर पर ब्लॉक पंचायत। फिर अगर जिले स्तर पर देखें तो आपको मिल जाएगा जिला पंचायत। क्या मिल जाएगा, जिला पंचायत। अब यहां पर आप देखेंगे ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है इसका जो प्रमुख होता है, ये तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर प्रमुख हो जाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष, यहां पर ब्लॉक प्रमुख हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, ग्राम प्रधान हो जाएगा। और इसके सामने अगर देखेंगे तो यहां पर एक पदाधिकारी होता है वीडियो, क्या कहते हैं, वीडियो या सेक्रेटरी बोलते हैं इसको क्या कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी।
और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक अधिकारी होता है जिसे बीडीओ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो एक अधिकारी होता है सीडीओ। क्या नाम होता है इसका? सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर ये क्या होता है? जिला विकास अधिकारी। एक डीडीओ पद भी सृजित किया गया है। तो सीडीओ, डीडीओ और सीडीओ, बीडीओ और वीडीओ। तो वीडीओ क्या होते हैं? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ब्लॉक स्तर पर, और सीडीओ जिले स्तर पर होता है जिला विकास के लिए। देखिएगा दो तरीके की कार्यपालिका होती है, ये अस्थायी कार्यपालिका होती है और ये क्या होती है? ये स्थायी कार्यपालिका होती है। और स्थायी कार्यपालिका के जो लोग होते हैं वो आप लोगों में से आते हैं। आप लोगों में से आने का मतलब ये इलेक्शन से आते हैं। और ये कैसे आते हैं? सिलेक्शन से आते हैं। ये सिलेक्शन से, ये इलेक्शन से आते हैं और ये किससे आते हैं? सिलेक्शन से आते हैं। तो ये आपको एक संरचना ध्यान रखनी है कि ये पदाधिकारी होते हैं। अब क्या देखेंगे? अब यहाँ पर कैसे इसकी संरचना होती है, तो एक दूसरे फिगर को अगर हम लोग देख लें तो उससे हमारी बात कंप्लीट हो जाएगी कि कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका निर्वाचन कैसे होता है, इनका निर्वाचन कैसे होता है, किसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, किसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनके संबंध में बात कर लें। फिर इनके कार्यकालों की बात कर लेंगे, फिर अन्य चीजों के संबंध में उसी तरीके से जिक्र कर लेंगे। देखिएगा इनका निर्वाचन क्या होता है कि आप अगर इसको देखेंगे तो इस संरचना से आसानी से समझा जा सकता है। देखिएगा एक मतदाता होता है। क्या होता है? एक मतदाता हो गया। और ये मतदाता क्या करता है? 4 प्रकार के वोट करता है। 4 प्रकार के वोट करता है, मतलब 4 लोगों को वोट करता है। ये एक क्या करता है? एक अपने वार्ड मेंबर को चुनता है। वार्ड मेंबर को चुनता है, वार्ड मेंबर को चुनता है। अब ये जो वार्ड मेंबर होता है इसको गांव में पंची के नाम से भी जानते हैं या सदस्य के रूप में भी जानते हैं, वार्ड सदस्य के रूप में या पंची के रूप में भी जानते हैं। और एक वोट किसको देता है? प्रधान को। ये प्रधान को होता है। ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये जो आप चुन रहे हैं ये प्रत्यक्ष रूप से चुन रहे हैं। और एक वोट ये क्या करता है? बीडीसी को देता है। किसको देता है? बीडीसी। अब ये बीडीसी क्या होता है? तो इसको कहेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक विकास समिति अपने सदस्यों को चुनती है, पूरे ब्लॉक से क्या करती है? कुछ मेंबरों को चुनती है। और क्या करते हैं? पूरे जिले के लिए डीडीसी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? डीडीसी। इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिला पंचायत सदस्य। क्या कहते हैं इनको? इनको क्या कहते हैं? जिला पंचायत सदस्य, पंचायत सदस्य। और फिर इनको देखेंगे तो इनको क्या कहते हैं? ब्लॉक पंचायत सदस्य। क्या कहते हैं? अच्छा, ब्लॉक विकास सदस्य। और इसको क्या कहते हैं? जिला विकास समिति। हाँ, ये जो सदस्य बनते हैं ये है क्या? डीडीसी लिखा गया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल समिति। और इस समिति के सदस्यों को चुनते हैं। और यहां पर क्या लिखा गया है? ब्लॉक विकास समिति, ब्लॉक विकास समिति। अब ये लोग भी क्या होते हैं? ये सारे के सारे वार्ड मेंबर का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से हो रहा, प्रधान का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो रहा, बीडीसी का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो रहा और डीडीसी का भी चुनाव। लेकिन अब ये जो सेकंड स्टेप का प्रावधान है यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या होता है? ब्लॉक विकास समिति, जो बीडीसी लोग होते हैं, ब्लॉक विकास समिति के सदस्य हैं, ये अपने सदस्यों में से किसी एक को क्या करते हैं? ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। अब इसको ब्लॉक प्रमुख की जगह ब्लॉक प्रमुख कहें तो ज्यादा ठीक है। बहुत सारी जगह आप देखे होंगे यहां पर ये लोग विकास का काम नहीं करते। हिंदुस्तान में बहुत आधार पर भ्रष्टाचार हो जा रहा है कुछ स्थानों को छोड़ करके। और क्या है? एक से एक दुर्दांत अपराधी यहां पर पहुंच रहे हैं। और वो क्या करते हैं? धीरे धीरे इस हिंदुस्तान के परिपाटी को, ये स्थानीय सुशासन को खोखला बना रखा है। तो ये ब्लॉक प्रमुख को ब्लॉक प्रमुख से भी ध्यान रखिएगा तो आपको आसानी से ध्यान रहेगा। ये जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं इनका निर्वाचन कैसे हो गए, तो यहां पर ध्यान रखना है ये कैसे निर्वाचन हो रहा? अप्रत्यक्ष रूप से। आप एग्जाम अगर देखेंगे तो यही दोनों आपके सिविल सेवा के एग्जामों में बार बार पूछेंगे। और यहां पर क्या होता है? डीडी से अपने सदस्यों में से एक को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। क्या करते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस फिगर को आप ध्यान रखेंगे तो इस फिगर को ध्यान रखने से आपको पंचायतों के स्तर पर किनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, किनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और किनका अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इस फिगर के माध्यम से आपको कंप्लीट हो जाएगा। वार्ड मेंबर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, प्रधान का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, बीडीसी का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से और डीडीसी का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन भी
क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब यहां पर ध्यान रखेंगे जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है इसका काम बड़ा है और इसका पद भी बड़ा है। जैसे देखेंगे देश का प्रथम नागरिक किसको कहते हैं, राष्ट्रपति को। राज्य का प्रथम नागरिक किसको कहते हैं, राज्यपाल को। तो जिले का प्रथम नागरिक किसे बोलेंगे, तो ये जिले का प्रथम नागरिक होता है। जिले का प्रथम नागरिक, जिले का प्रथम नागरिक कौन होता है, प्रथम नागरिक के पद पर यही व्यक्ति आता है, जिला पंचायत अध्यक्ष। और समस्या कहां पर उत्पन्न हो गई, समस्या यहां पर उत्पन्न हो गई कि ये और ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते, तो जनता के प्रति अधिकांशता उत्तरदायित्व तो इनका नहीं दिखाई देता और इस वजह से यहां से आपको भ्रष्टाचार की कड़ी दिखाई देती है। और ये लोग केवल और केवल ये निर्वाचन के पश्चात उसी तरीके से गायब हो जाते हैं या उसी तरीके से निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं होता है कि इनके पद की गरिमा क्या है और किस तरीके से किस तरीके के व्यक्ति को वोट देना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, वैसे ही जैसे अमेरिका में क्या करते हैं, सदस्य अपना राष्ट्रपति चुनने के बाद वो गोल हो जाते हैं, वैसे इनका नाम भी यहां से क्या होता है कि अधिकांशता आपको इनकी कोई एक्टिविटी या सक्रियता या क्रियाशील सदस्यों के रूप में कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देती। अधिकांश स्थानों पर ऐसा होता, कुछ स्थानों पर अपवाद स्वरूप आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये अगर आप फिगर ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रावधान किए गए। अब बात करते हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की। अब उसके बाद वहां पर देख लेते हैं क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरीके से उपबंध किए जा चुके। तो अब यहां पर देखिए क्या हो गया कि यहां पुनः चले आइएगा, त्रिस्तरीय पंचायतें, त्रिस्तरीय पंचायतें। अब त्रिस्तरीय पंचायतों को देखिए तो यहां पर आपने अभी देखा है संरचना में कि ग्राम स्तर पर क्या होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत में क्या आपने देखा कि दो, एक सदस्य होते हैं और एक प्रधान है इसका, जिसको आप प्रधान ही बोलते हैं। दूसरा ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत या तालुका पंचायत भी कहीं कहीं पर इसको कहते हैं, या खंड पंचायत भी कहते हैं। इसमें भी दो होते हैं, एक इसके सदस्य होते हैं और एक इसमें क्या होता है, अध्यक्ष होता है। लेकिन यहां पर जो अध्यक्ष होता है यह क्या होता है, इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इसका सदस्य तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर आप देखेंगे जिला स्तर पर क्या होता है, जिले स्तर पर आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जिला पंचायत, जिला पंचायत कहते हैं। और जिला पंचायत में भी दो तरीके के व्यक्ति मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा, सदस्य, और एक क्या मिल जाएगा आपको, अध्यक्ष। और ये जो अध्यक्ष होता है यहां पर भी ये दोनों इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते, जबकि इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से और इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से। हाँ, इनके द्वारा इनका निर्वाचन किया गया है और इनके द्वारा इनका निर्वाचन किया गया है। ये भी बात मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आपको फिगर मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे त्रिस्तरीय पंचायतों में एक आर्टिकल है। हाँ, यहां पर हम लोग दो बातें नोट कर ले, एक ग्राम पंचायत है और एक ग्राम सभा है। बहुत सारे लोगों को इसका डिफरेंस नहीं मालूम रहता। तो ग्राम सभाओं का गठन या ग्राम पंचायतों के संबंध में जो गठन का प्रावधान किया गया है वो 243 किसमें किया गया है, का में। तो अब क्या होगा, ग्राम सभा किसे कहेंगे और ग्राम पंचायत किसे कहेंगे। तो यहां डिफरेंस हम लोग ध्यान रख लें और किस तरीके से इनके सदस्य बनते हैं, कैसे क्या होता है। तो ग्राम सभा उसे कहते हैं कि एक या एक से अधिक ग्राम हो और उसकी जो वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट, मतदाता सूची में दर्ज नाम वाले, मतदाता सूची में दर्ज नाम वाले। तो मतदाता सूची में कौन, जिसकी आयु 18 या उससे प्लस है, 18 वर्ष या उससे प्लस है, वही क्या होता है, उसी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है। तो ऐसे नाम वालों के सम्मिलित समूह को, जिसपे एक गांव भी हो सकता, 2 गांव भी हो सकते, 10-20 गांव भी हो सकते, ऐसे लोगों के समूह को क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ग्राम सभा किसे कहेंगे, तो ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो 18 या 18 वर्ष की आयु से अधिक हो और उनका क्या है, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो, और क्या है उसमें 1 गांव 2 गांव हो सकते। ग्राम पंचायत क्या होती है, तो ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था होती है, कार्यकारी संस्था है। किसकी संस्था है, ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था को क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत।
अब यहां पर ध्यान रखेंगे, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ना होता। ये लोगों के मिथक होता है, दिमाग में नहीं सही से बैठता है, उनकी समझ ही नहीं होती, पढ़ते ही नहीं। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, आपको भी ये दो बातें डिफरेंस ध्यान रखने हैं छोटे छोटे। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कोई चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। आप 18 वर्ष या उससे अधिक के हो गए तो आप एक जागरूक नागरिक के तहत आप अपना नाम दर्ज करा लीजिए, और आपका नाम जैसे ही वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाता वैसे आप ग्राम सभा के सदस्य हो जाते। अब ग्राम पंचायत के सदस्य कैसे बनेंगे? तो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और ये ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन करते, इसमें वोटिंग होती। अब क्या होता है, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब क्या है, यहां पर ध्यान रखेंगे, ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें एक या एक से अधिक गांवों के लोग शामिल होते हैं। वो लोग जो वोटर लिस्ट में नाम जिनका दर्ज हो, जिनकी आयु 18 या 18 से अधिक होगी, उन्हीं का नाम दर्ज हो। और ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था को ग्राम सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत कहते हैं। और ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ना, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, और ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब ग्राम पंचायत जो काम करेगी, ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी। ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी? तो ग्राम सभा के लिए उत्तरदायी। ये आपको यहां पर ध्यान रखना। अब क्या है, यहां पर अगर और बात करें तो एक 243 आर्टिकल 243 डी है। तो इस डी की बात करें या इसको हम कह सकते हैं घा के रूप में। तो इस पर क्या किया गया है, 243 डी या घा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो 1/3 है। कितना है? 1/3, 1/3 सीटें जो होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अब क्या होगा, इस स्टेप पर भी होंगी, इस स्टेप पर, इस स्टेप पर, तीनों स्तर पर महिलाओं के लिए जो सीटें होती 1/3 होती। फिर अब यहां पर नोट करना है, क्या केवल और केवल सदस्य के रूप में होती है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं। यहां पर ध्यान रखेंगे, प्रधान अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में भी इन सीटों का जो आरक्षण है वो 1/3 है, और वो चक्राकार क्रम में चलेगा। कैसे चलेगा? चक्राक्रम के रूप में चलेगा, मतलब चक्र से। अब कभी इसमें, कभी इस ग्राम सभा में, कभी उस, और सब में बदलता रहेगा। अब फिर क्या है, यहां पर और ध्यान देखेंगे, चक्राकार या चक्रीय रूप से ये चलेगा। यहां पर अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में 1/3 महिलाएं लड़ सकती। 1/3 महिलाओं में यह भी ध्यान रखना है कि जो SC/ST की महिलाएं, SC और ST की महिलाएं, इनके लिए भी प्रावधान किया गया कि 1/3 सदस्यों में ये भी शामिल होंगी। और जो SC के लिए सीटें रिजर्व होंगी वो भी चक्राकार क्रम से चलेंगी। और दूसरी चीज, उसमें भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित होती हैं। ये आरक्षण का प्रावधान, ये आरक्षण के संबंध में प्रावधान है कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर उन्होंने स्थानीय स्वशासन में, भागीदारी की बात करें तो 1/3 से अधिक भागीदारी महिलाओं की पंचायतों में हो चुकी है। अब यह है कि आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि कहीं सक्रिय है, कहीं निष्क्रिय है, तो वो अलग बात है। आज सक्रिय है, कल निष्क्रिय हो जाए, वो आज निष्क्रिय है, कल सक्रिय हो जाएगी, वो परिवर्तन होता रहेगा और आगे आपको मिलता भी रहेगा। यहां पर और एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य ने क्या कर रखा है, वहां स्थानीय स्वशासन में 1/2 अर्थात 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है। अब अगर पंचायतों के कार्यकाल की बात करें या पंचायतों के निर्वाचन की बात करें, तो पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में भी एक आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, और उस आर्टिकल से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव है, निर्वाचन है, इनका निर्वाचन कौन कराता है? तो निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग। क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 243 के कह सकते हैं या फिर टा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हिंदी में बोलेंगे तो 243 टा, अंग्रेजी में कहेंगे तो 243 के में प्रावधान किया गया राज्य निर्वाचन आयोग का। और राज्य निर्वाचन आयोग, यहां पर ध्यान रखेंगे, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के चुनावों का जो चुनाव कराता है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। केवल राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? ये जो स्थानीय स्वशासन के चुनाव हैं ये, और नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के चुनाव संपादित कराने का काम इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा?
आर्टिकल 243 के तहत जो राज्य निर्वाचन आयोग है। फिर अगर यहाँ पर और एक बात कर ले हम लोग कि त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल क्या होता है, तो पंचायतों का जो कार्यकाल होता है उनकी प्रथम बैठक से निर्वाचन के पश्चात जो प्रथम बैठक होती, प्रथम बैठक से कितने समय के लिए होती, प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए होती। कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है तार्किक रूप से कि जो पंचायतों का कार्यकाल होता है या पंचायतों की पदावधि होती है, कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष सामान्यतः, लेकिन कब से? उनकी प्रथम बैठक से आगामी 5 वर्ष तक। अब आगामी जो 5 वर्ष तक बैठक होती है उसकी क्या स्थिति है, तो उस संबंध में ध्यान रखेंगे। अगर कोई इस तीनों स्तर पर कहीं पर कोई भी पंचायतें 5 वर्ष से पहले भंग हो जाती हैं, तो 5 वर्ष से पहले भंग होने की स्थिति में अगर चुनाव होता है तो चुनाव 6 महीने के अंदर करा लिया जाएगा, और जो नई पंचायत गठित होगी वो शेष कार्यकाल के लिए होगी, ना कि 5 साल के लिए। यह बात आपको ध्यान रखनी कि शेष कार्यकाल के लिए होगी, ना कि 5 वर्ष के लिए होगी। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, ब्लॉक स्तरीय जो पंचायतों का प्रावधान किया गया है, वो ब्लॉक स्तरीय पंचायतों के संबंध में एक प्रावधान है, ये है कि जिन राज्यों की संख्या 20 लाख से कम है वहां पर अगर चाहे तो ब्लॉक स्तरीय पंचायतों का राज्य गठन करे और चाहे तो ना गठन करे। तो ये संबंध, ये प्रावधान दिए गए। हाँ, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां त्रिस्तरीय पंचायतों के संबंध में प्रावधान लागू नहीं किए गए, तो उस पर आप ध्यान रखेंगे। मिजोरम, मेघालय और नागालैंड 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर त्रिस्तरीय पंचायतों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो त्रिस्तरीय पंचायतों के संबंध में किन किन राज्यों में प्रावधान नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। एक कोड ध्यान रखेंगे, चाहे मिमेना, इसको कोड ध्यान रखेंगे मिमेना। और इस मिमेना का मतलब ये है कि 3 राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायतों का प्रावधान नहीं, त्रिस्तरीय पंचायतें लागू नहीं, या फिर कह सकते हैं कि भाग 9 कहां पर लागू नहीं। तो इसका मतलब क्या है, एक तो नागालैंड में ये प्रावधान नहीं लागू है, मेघालय में ये प्रावधान नहीं लागू है, और कहां पर? मिजोरम में। कहां पर? मिजोरम। ये 3 ऐसे स्टेट हैं पूर्वोत्तर के जहां पर त्रिस्तरीय पंचायतों का प्रावधान नहीं किया गया। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।